हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब आपको नेक्स्ट सेशन में एवरेज मिक्सचर और एलिगेशन के हम लोग और क्वेश्चंस और थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम आज की शुरुआत। एक वैसल है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो दिया हुआ है 1:7, और एक दूसरा वैसल है जिसके अंदर रेशो दिया हुआ है 3:4, राइट। ये मिल्क और वाटर का रेशो पहले वैसल में है, ये दूसरे वैसल में है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को किस रेशो में मिलाएं, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारा जो मिल्क और वाटर का रेशो आना चाहिए, दैट रेशो मस्ट बी 1:3। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, उसका जो अप्रोच है वो देखिएगा। अब यहाँ पर मिल्क है 1 और वाटर है 7, यानी 1 पार्ट मिल्क का है, 7 पार्ट वाटर का है। तो कैन आई से कि ये जो टोटल 1 + 7 8 है, इसमें 1 पार्ट मिल्क का है, तो कैन आई से मिल्क का रेशो इसमें हो गया 1/8, और इसमें वाटर हो जाएगा 3/, दोनों का टोटल 7, तो ये वाटर हो, इधर मिल्क हो गया 3/7। इन दोनों को मिलाकर के जो हमको सॉल्यूशन में चाहिए वो मिल्क 1:3 चाहिए, मतलब 1 रेशो का टोटल 3 + 1 4 चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है। यदि मैं स्ट्रेट वे ऐसे कर दूं, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख दूं, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये माइनस करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, एलसीएम ले और ये सारे फ्रैक्शंस हैं, तो कैसे बचना इस चीज़ से, इसको कैसे सॉल्व करना, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इज दैट क्लियर? चलिए देखो आप इसको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। इनका एलसीएम ले लो, 8, 7 और 4, 8, 7 और 4 इनका एलसीएम है ना। ये भी करके ही दिखा देना चाहिए, अच्छा रहता है ना। 2, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, जग रहे हो ना आप लोग। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 7, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 1 7, 7 1 1, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 7 ज़ा 56। इज दैट क्लियर? अब बड़े हो गए, इतना टाइम मत लगाना है, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। आप ऐसे सोचना 8 और 4 का तो 8 हो ही गया, और ये 7 प्राइम नंबर है तो 8 7 ज़ा 56, ऐसे भी कर सकते हो। तब आप ये देखो कि ये जो मेरा 1/8 था, ये मेरा था 3/7, और ये मेरा था 1/4। यही था ना मेरा प्रॉब्लम। तो जब एलसीएम 56 आ रहा है तो उस 56 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो। अल्टीमेटली ये सब रेशो ही तो है, ऐसा चलता है। तीनों में कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा हो गया 8 7 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, और 4 से कैंसिल होगा तो ये 14 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 7 बना, ये मेरा 8 3 ज़ा 24 बना, और ये मेरा बनेगा 14। इज दैट क्लियर? अब देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है 14 और 24 में, और ये 7 और 14 में 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो मेरा रेशो आ गया 10:7 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर? चलिए, तो इस तरह से इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार फास्ट करने की आदत डाल लो। सपोज करिए एक 1:7 है, दूसरे में सपोज करिए 3:1 है ना। ये मैंने ये वाला रेशो चेंज कर दिया। अब इनका जो एवरेज लाना है वो लाना मेरे को 1:3 है ना। अब इसको फटाफट करने की आदत डालो। 1:7 है तो ये कितना हो गया 1/8, ये हो गया मेरा 3/4, ये हो गया मेरा 1/4। इज दैट क्लियर? अब तीनों का एलसीएम 8 4 4, कितना 8 है, 8 को सबसे मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा बनेगा 1, ये मेरा बनेगा 4 2 ज़ा 8, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 है ना। ये सब करने की आदत डालो। इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 6 और 2 का 4, और यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 1, तो आंसर आ गया 4:1 ऐसा। तो ये फटाफट इन चीज़ों को अपन इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन करे थे। आज एक एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इन ए क्लास द एवरेज वेट of boys is 70 kg and average weight of girls is 50 kg and overall average weight of the whole class is 55 kg. Find the ratio of number of boys and girls. ये मेरा क्वेश्चन है। अब बॉयज कितने हैं ये नहीं पता। ये सिंबल मैंने दिए थे, आपको याद हो तो N1 नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, तो ये नहीं पता। X1 बार यानी बॉयज़ का एवरेज वो दिया 70। गर्ल्स कितनी N2 ये नहीं पता, मगर गर्ल्स का एवरेज X2 बार मेरा हो जाएगा 50 और ओवरऑल एवरेज मेरे को फाइंड होल क्लास ओवरऑल एवरेज दिया ना 55। तो आपको N1 और N2 का रेशो फाइंड करना है। आपको याद होगा मैंने फार्मूला बताया था एक्स बार कंबाइंड एवरेज का, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब एक्स बार कितना है मेरा 55 इक्वल टू मेरा N1 है नहीं पता, X1 बार है मेरा 70, N2 मुझे नहीं पता लेकिन X2 बार है मेरा 50 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये मेरा बनेगा 70N1 प्लस 50N2 इक्वल टू मेरा बनेगा 55N1 प्लस 55N2। तो ये मेरे को N1 वाले टर्म को इधर ले लेता हूँ मैं, तो 70N1 में से 55N1 गए, 15N1 हो गया मेरा इक्वल टू, और ये 50N2 इधर आके माइनस होएगा तो 5N2। सो N1 और N2 का रेशो मेरा आ जाएगा 5/15, यानी कि मेरा आंसर आया 1/3, यानी कि 1:3 मेरा रेशो बना, है ना। इस काम को बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं, विद इन सेकंड्स में आपको करके बताता हूँ। बॉयज़ का एवरेज कितना था 70, गर्ल्स का एवरेज कितना था 50, ओवरऑल सब बच्चों का एवरेज कितना था 55। चलो एलिगेशन टेक्निक लगाओ, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5, यहाँ डिफरेंस कितना है 15, ये आंसर आ गया 1:3, है ना, कैंसिल हो करके। इज दैट क्लियर। तो कितने सेकंड्स में आंसर आ जाता है, हम एलिगेशन टेक्निक लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास is 36 kg after the class teacher included whose weight is 84 kg, the average weight increased by 1.5 kg.
1.5 kg. Find the number of students in the class. तो क्लास में बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको पता करना है। अब क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 36 kg। अब क्लास में बच्चे कितने हैं, तो मैं मान लेता हूँ बच्चे हैं x, जो चीज़ नहीं पता x मान लिया, और स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 36 है, तो ये टोटल वेट हो गया x इंटू 36। अब इसमें मैं टीचर का वेट ऐड कर लेता हूँ 84 kg, x इंटू 36 प्लस 84 डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन होगा x प्लस 1, क्योंकि बच्चे x थे और एक टीचर भी आ गया। अब तो ये जो ओवरऑल एवरेज आया वो कितना इंक्रीज हो गया, 1.5 इंक्रीज हो गया। मतलब ये 36 था एवरेज, तो अब नया एवरेज आ गया 37.5। बस इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को x का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये मेरा बनेगा 36x प्लस 84 इक्वल टू 37.5x प्लस 37.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये मेरा 1.5x बचेगा। यदि मैं इसको इधर ले लूँ 36x को, तो 37.5x ये, और इस चीज़ को इधर ले लूँ तो 84 में से गया 37.5, तो ये मेरा बनेगा 46.5 इक्वल टू 1.5x। तो मेरा x बनेगा 46.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो पॉइंट के बाद तो एक एक डिजिट है, पॉइंट का टेंशन छोड़ दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 15 से कैंसिल होगा, 15 3 जा 45, एक बचा 15 1 जा, तो ये हमारा x आ गया 31 सॉरी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 31। इज दैट क्लियर? अब इस काम को बगैर इक्वेशन के कैसे करना वो भी समझो, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से करना। टीचर का वेट कितना, 84, उसके आने से पहले बच्चों का एवरेज कितना था, 36। यदि टीचर भी 36 का होता तो कोई पंगा ही नहीं था, है ना, कोई वेट इंक्रीज होता ही नहीं। अब टीचर 84 का है, तो कितना वेट एवरेज से ज़्यादा है ये देख लो ज़रा। तो ये मेरा आ रहा है डिफरेंस, ये 8 आ गया, ये 48 आ रहा है। इसका मतलब टीचर एवरेज से 48 वेट ज़्यादा लेके आया क्लास में, और वही 48 डिवाइड हुआ सब में, है ना। कितनों में डिवाइड हुआ ये नहीं पता, मैं सपोज करो n लोगों में डिवाइड हुआ, तो जो एवरेज पे इफेक्ट आया वो 1.5 किलो का आया, 1.5 किलो सबका बढ़ गया। तो कहना ही से 48 अपॉन 1.5 ये मेरा n हो गया। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 48 अपॉन 3/2 हो गया एक तरह से। ये तो बाई 2 ऊपर ले लेता हूँ, तो 3 से कटा तो 16 2 32 आ रहा है। इसका मतलब 32% थे क्लास में जिनमें ये डिवाइड होकर के एवरेज बढ़ा। 32% में से एक तो वो खुद टीचर है, तो बच्चे कितने, 31 मेरे बच्चे हैं, दैट्स इट। सो दैट इज़ माई आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने को डिफरेंटली सोचते आना चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन से पहले एक थ्योरी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप समझते जाइएगा। एक वेसल है जिसके अंदर 100 लीटर प्योर मिल्क है। यहाँ लिख देता हूँ मैं मिल्क, यहाँ लिख देता हूँ मैं वाटर। पानी बिल्कुल नहीं है, 0। अब हम इसमें से क्या करते हैं कि 10 लीटर मिल्क निकालते हैं। 10 लीटर मिल्क हमने निकाला तो मिल्क बचा अब 90, और 10 लीटर पानी हमने ऐड कर दिया, तो ये पानी हो गया अब 10 लीटर, है ना। किसी वेसल में मिल्क और वाटर की ऐसी पार्टीशन कोई होती नहीं है जो मैंने यहाँ दिखा रखी है ना, वो तो मिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इधर इधर वाला मिल्क है, इधर इधर वाला पानी है ना। चलिए, वंस अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर। फिर से मैं 10 लीटर मिल्क निकालूंगा। बेसिकली ये प्योर मिल्क तो निकलेगा नहीं, ये तो पानी मिला हुआ दूध हो गया, है ना। तो जब मैं 10 लीटर मिल्क निकालूंगा तो इसमें से कितना मिल्क निकलेगा प्योर और कितना पानी निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये 9:1 के रेशो में है अभी मिल्क और वाटर। तो 9:1 के रेशो में मैं 10 लीटर को डिवाइड करूं तो 9 लीटर इसमें प्योर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है, यस नो। तो 9 लीटर मेरा प्योर मिल्क निकलेगा, तो अंदर मिल्क बचेगा कितना मेरा, 81, और बदले में मैं पानी डाल रहा हूँ 10 लीटर। इज दैट क्लियर? तो
जब हमने ये 10 लीटर मिल्क निकाला था तो 1 लीटर पानी निकल गया था, यानी 1 लीटर पानी बाहर आया और 10 लीटर पानी अंदर गया, तो नेट पानी अंदर कितना गया? 9 लीटर, सॉरी 19 हो गया है। हमने 1 लीटर पानी निकाला तो अंदर 9 लीटर तो पहले से बचा था, और 10 लीटर पानी हमने और मिलाया, क्योंकि इधर 10 लीटर वेट निकाला, बदले में 10, तो ये हो गया मेरा 19। यदि मैं पूछूं कि अब ये जो सॉल्यूशन है, अब इसमें परसेंटेज मिल्क का कितना है, तो आप बोलोगे 81 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 100। टोटल तो मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि जितना वेट हम निकाल रहे हैं उतना वेट डाल रहे हैं, तो 100 + 0 आप देखो यहाँ 100 है, 90 + 10 यहाँ 100 है, 81 + 19 यहाँ 100 है। इज दैट क्लियर? और ये हमने कितनी बार किया है ऐसा ऑपरेशन? 2 बार किया। 10 लीटर मिल्क निकाला, 10 लीटर पानी डाला, फिर से 10 लीटर मिल्क निकाला, 10 लीटर पानी डाला। तो ये इतना सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है। वो फार्मूला मैं आपको लिख के समझा भी देता हूँ, और उसी फार्मूले से यही वाला क्वेश्चन करके भी बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो फार्मूला लिख लीजिएगा। इफ प्योर क्वांटिटी इक्वल टू x, every time y is taken out and replaced with another y, and the process is repeated n times, then the ratio of प्योर अपॉन टोटल, ये केयरफुली ऑब्जर्व लिखना है, इस चीज को अच्छे से समझना। प्योर अंदर कितना है और टोटल अंदर कितना है, उसका रेशो निकालने का फार्मूला है x - y/x होल टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या है? ओरिजिनल चीज प्योर, जैसे यहाँ मिल्क है तो वो मिल्क हमारा x हो गया। इज दैट क्लियर? अब मिल्क को निकाल के बदले में हम पानी डाल रहे हैं, तो हमारा x मिल्क हो गया, और यदि हम पानी डाल रहे हैं तो हमारा जो वाटर है वो y हो गया। इसलिए मैंने लिखा है ना रिप्लेस्ड विद अनदर थिंग y, मैंने वाटर नहीं लिखा, प्योर में भी मिल्क नहीं लिखा, वो कुछ भी हो सकता है। आप वाइन में वाटर मिलाओ, मिल्क में वाटर मिलाओ, वट जैसा आपको करना हो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा x है वो कितना है? 100। प्योर मिल्क शुरू में कितना था? 100, और हर बार 10 लीटर निकाल रहे हैं। x मेरा 100 है, y मेरा 10 है, और नंबर ऑफ टाइम्स हमने ये काम 2 बार किया, तो 100 - 10 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर 2 बार किया तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये मेरा बनेगा 90/100, यानी 9/10 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं हो आपको, तो होल स्क्वायर। तो फाइनली ये मेरा वही आ गया 81/100 जो यहाँ आया था। इज दैट क्लियर? तो ये सारे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े तो ये आप फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम हर बार अलग अलग क्वांटिटी निकाल रहे हैं, एक बार हमने 10 निकाला, एक बार हमने 12 निकाला, एक बार हमने 15 निकाला, ऐसा हम करते जाएं तो क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं। तब आपको या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फार्मूले में ये ध्यान रखना कि आप सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो y बदलता जा रहा, आपका x तो वही रहेगा, तो आप y को बदलते जाना और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना, यू विल गेट द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, please. A vessel contains 32 liter wine, 8 liter wine is taken out and replaced with water. This process
is repeated again. Find the ratio of wine and water in the final mixture. ठीक है, अब वैसल के अंदर 32 लीटर वाइन है, प्योर वाइन, तो ये x इक्वल टू मेरा 32 हो गया। हर बार कितना निकाल रहे हैं? 8 लीटर, बदले में पानी डाल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा कितनी बार किया? बस 2 बार किया, n इक्वल टू 2। तो हमारा प्योर अपॉन टोटल का हमारा रेशो का फार्मूला जैसा था x माइनस वाई अपॉन एक्स होल पावर n। तो ये मेरा बनेगा x की जगह 32 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 32 होल पावर n, कितना मेरा 2। तो ये मेरा बनेगा 24 अपॉन 32 होल पावर 2। तो ये 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा, तो ये मेरा 3 बाय 4 का होल स्क्वायर बना। यस नो? तो ये मेरा प्योर अपॉन टोटल का रेशो आया 9/16। इज दैट क्लियर? तो ये 9:16 रेशो है प्योर वाइन और टोटल का मतलब वाइन प्लस वाटर, वाइन प्लस वाटर। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द क्वेश्चन कि आपको रेशो काय का पूछा, रेशो वाइन एंड वाटर, ना कि वाइन एंड टोटल। मेरा फार्मूला प्योर और टोटल का है। तो ये 9:, वाइन तो 9 है और ये दोनों का मिक्स है 16 में से 9 माइनस कर लो तो ये मेरा हो जाएगा 7। तो वाइन वाटर का रेशो मेरा हो गया 9:7। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ऑलवेज केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आपको 9:16 भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। एक बंदे के पास 2 प्राइस का मिल्क था, P1 प्राइस का और P2 प्राइस का। दूसरे बंदे के पास भी 2 प्राइस का था। P1 प्राइस का इस बंदे के पास 17 लीटर मिल्क था, P2 प्राइस का नहीं था, 0। मैं अभी तो बोल रहा था लेकिन वो 0 था, मतलब एक तरह से नहीं था। इसके पास P1 प्राइस का नहीं था, P2 प्राइस का 13 लीटर था। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि ये अपने मिल्क में से 17 लीटर में से x लीटर मिल्क निकाल के, जो P1 प्राइस का 17 लीटर है, x लीटर मिल्क निकाल के उस बंदे को दे देता है। कितना? x लीटर। इज दैट क्लियर? दोनों ने x लीटर निकाला, इसने भी x लीटर अपना मिल्क निकाला और उस बंदे को दे दिया। दोनों ने एक साथ निकाल के एक्सचेंज करा है। समझना, इधर का x उधर गया, उसके बाद उसने निकाला, ऐसा नहीं। दोनों ने x लीटर निकाला और दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। नाउ द एवरेज प्राइस ऑफ मिल्क with both of them becomes equal. Find x. अब दोनों बंदों के पास जो एवरेज प्राइस है वो इक्वल हो गया, तो x का वैल्यू क्या है? अब आप ऐसा सोचो, इसके पास P1 प्राइस का था 17 लीटर, उसमें से इसने x उधर दे दिया, तब बचा कितना? 17 माइनस x। तो इस बंदे के पास तो P1 प्राइस का था ही नहीं, तब इसके पास x हो गया, राइट? अच्छा, P2 प्राइस का इसने उसको दिया x, तो इसके पास बचा 13 माइनस x, और इसके पास P2 प्राइस का पहले था ही नहीं, तो अब हो गया इसके पास x। अब एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे? 17 माइनस x किस रेट का? P1 के रेट का, प्लस P2 के रेट का कितना? x होल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो मेरी उतनी रहेगी। x गया तो x आया भी तो सही है ना, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 17 इक्वल टू
यहाँ पर एवरेज प्राइस हो जाएगा x लीटर है P1 प्राइस का, तो x P1 प्लस 13 माइनस x P2 डिवाइडेड बाय टोटल वेट मेरा अभी भी इसका भी 13 ही रहेगा क्योंकि x गया तो x आया भी तो है, यस नो। तब यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपन, देखते हैं क्या आता है। एक्चुअल में होता क्या है कि एग्जाम में हमको लगता है यार यहाँ पर तीन तीन वेरिएबल x है, P1 है, P2 है और पूछा क्या है x, एक ही तो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, तो आंसर आएगा कि भी नहीं आएगा, है ना। तो हम वहीं पे सोचते रहते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। मैथ्स में एक चीज़ ध्यान रखो, बढ़ते रहो, करते चलो, कुछ ना कुछ तो आएगा आंसर डेफिनेटली, है ना। नहीं तो फिर एक ऑप्शन वो तो मिलेगा ही, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो तो रहेगा ही अपने पास, है ना। यदि ऐसा है कि आंसर ही नहीं आता है तो, बट डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक करना गलत होगा, या उसको केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करना गलत हो जाएगा। चलिए अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो ये मेरा 13P1 क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूँ, 13P1 इंटू 17 माइनस एक्स प्लस 13P2x इक्वल टू 17x P1 प्लस 17P2 इंटू 13 माइनस एक्स, ये चीज़ मेरे को मिली। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, मैं इसको अंडर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 13 इंटू 17P1 राइट, माइनस 13x P1 प्लस 13x P2 इक्वल टू मेरा बनेगा 17P1x प्लस 17 इंटू 13P2 माइनस 17x P2। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 इंटू 17P1, ये 13 इंटू 17 वाला और कोई टर्म है क्या? ये रहा, इसको इस तरफ ले लो, माइनस 13 इंटू 17P2, है ना। एक जैसे टर्म एक तरफ ले लेते हैं अपन, इक्वल टू, अब ये मेरा 17x वाला टर्म, ये भी मेरा 17x वाला टर्म, तो इसमें क्यों ना मैं 17x कॉमन ले लूँ, तो अंदर मेरे को मिला P1 माइनस P2। चलो ये टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो दो बचे हैं इनको भी इधर ले लो, तो ये आ जाएगा प्लस 13x P1 माइनस 13x P2। इज दैट क्लियर? इसमें भी कॉमन ले लो 13 इंटू 17, तो ये मेरा बनेगा ब्रैकेट में P1 माइनस P2 इक्वल टू ये मेरा 17x ब्रैकेट में P1 माइनस P2 प्लस ये मेरा 13x कॉमन तो अंदर आया P1 माइनस P2। जिस चीज़ का हमको टेंशन था वो सॉल्व ही हो गया, P1 माइनस P2 थ्रू आउट मेरा कैंसिल हो गया। देखो आप, है ना, हमको टेंशन यही थी, तीन वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व होंगे, तो ये तो दो तो खत्म ही हो गए, बचा कौन? सिर्फ x, तो आना ही आना आंसर। 13 इंटू 17 इक्वल टू x कॉमन ले लें तो 17 प्लस 13, तो मेरा आंसर हो गया 13 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 13, ये मेरा x आ गया। सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं खैर। 13 इंटू 17 कितना होता है? 221 होता है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। यस 221 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 17 मेरा 30 आ गया। दैट इज माय आंसर। सॉल्व तो ठीक है कर सकते हैं आप, दैट इज नॉट ए इशू। यदि सेम प्रॉब्लम अगली बार आ जाए और ये नंबर बदल जाए 13 और 17, तो क्या आप इतना सब करोगे? सेम टाइप का प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, बस नंबर बदल जाए, तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका आंसर इस टाइप का आ रहा है। जो दो नंबर थे ना 13 17, उनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर आ गया और उनका सम नीचे आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये हम
ऐसा लर्न कर सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में हम डायरेक्ट ऐसा कर लें। यदि पहले से हमने किया हुआ है तो हमारा टाइम सेव होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, है ना। अब यदि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि एक बंदे के पास P1 प्राइस का मिल्क था, सपोज करिए 5 लीटर, और P2 प्राइस का नहीं था, दूसरे के पास P1 प्राइस का 7 लीटर था, P2 प्राइस का नहीं था, सॉरी इसका नहीं था और ये 7 था। इज दैट क्लियर? अब दोनों ने X लीटर मिल्क निकाला और आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो बताओ दोनों का एवरेज प्राइस सेम हो गया, तो बताओ X कितना है। तो तुरंत आंसर दे दो। 5 × 7 ऊपर आ जाएगा, 5 + 7 12 नीचे आ जाएगा, 35/12 इज माई आंसर। तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश ग्रेप्स कंटेंट्स 80% water and dry grapes contains 20% water. How many dry grapes can be obtained from 40 kg fresh grapes? ये क्वेश्चन मेरे पिछले लेक्चर्स में भी था, जिसको मैंने रेशो प्रोपोर्शन के फंडे से भी करवाया था, इक्वेशन बना के भी करवाया था। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत लग गई कि फिर इस सेशन में मैंने ले लिया इसको। पहले अपन ने उसको रेशो प्रोपोर्शन और इक्वेशन से देखा था। अब सेम क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से करके बताता हूँ, वो भी देखिएगा आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, जो फ्रेश ग्रेप्स है उसमें कितना % वाटर है। मैं 3 चीजें आपके पास रख रहा हूं। सपोज करिए एक तो है सिर्फ पानी, और एक फ्रेश ग्रेप्स और एक ड्राई ग्रेप्स। किसमें सबसे कम पानी होगा? ड्राई ग्रेप्स में। उससे ज्यादा फ्रेश ग्रेप्स में। और ये तो पूरा ही पानी है, पानी ही पानी है, प्योर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फ्रेश ग्रेप्स होते हैं ना, वो वाटर और ड्राई ग्रेप्स के बीच की ही कोई स्टेज होती है। अब फ्रेश ग्रेप्स में कितना % पानी है? 80% क्वेश्चन में दिया है। ड्राई ग्रेप्स में 20%। और पानी के अंदर पानी कितना है? पूरा ही पानी है, 100%। यानी 100% पानी और ड्राई ग्रेप्स में 20% पानी। तो यदि इन दोनों को मिलाते हैं तो मेरा जो एवरेज है फ्रेश ग्रेप्स वाला, वो 80% पानी देता है। तो ये मेरा डिफरेंस आ गया 60, ये मेरा डिफरेंस आ गया 20। तो रेशो क्या आया? 23 × 60 होता है, तो 3:1 का रेशो आया। इसमें ये 3 क्या है? पानी। और ये 1 क्या है? ये रेशो मेरा इसका है, 20% वाले ड्राई ग्रेप्स का। इज दैट क्लियर? यानी पानी 3 और ड्राई ग्रेप्स 1 मिलाओ तो फ्रेश ग्रेप्स एक तरह से आता है। तो ड्राई ग्रेप्स में पानी बढ़ा दें तो फ्रेश ग्रेप्स ही तो आएंगे, है ना। तो कहना ही से कि ये जो 3 + 1 है वो 4 है, और वाटर और ड्राई ग्रेप्स का टोटल चीज ही तो अपन बोल सकते हैं फ्रेश ग्रेप्स होता है एक तरह से। तो जो 4 है वो फ्रेश ग्रेप्स से 40 kg है। तो जो ड्राई ग्रेप्स है 1, वो मेरा 10 kg होगा। ये 10 टाइम्स हो गया, तो ये भी मेरा 10 टाइम्स हो गया। इज दैट क्लियर? तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 वेसल्स A, B and C of capacity 10, 15, 14 liters respectively. Full of milk. The ratio of milk and water in these vessels is
3:2 and 4:1 and 5:2. If the milk of all vessels is mixed, then find the ratio of milk and water. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 वेसल है, ये मेरा पहला वेसल है, ये मेरा दूसरा वेसल है, ये मेरा तीसरा वेसल है। अब इसके अंदर मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, इसके अंदर मेरा 4:1 और इसके अंदर मेरा 5:2। और ये पहला वेसल मेरा 10 लीटर का, ये मेरा 15 लीटर का, ये मेरा 14 लीटर का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये मिल्क और ये तीनों का मिल्क हमने मिक्स कर दिया, तीनों वेसल को मिला करके एक बड़े वेसल में सपोज डाल दिया, तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा, है ना। अब देखो ये जो 10 है, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मिल्क कितना होगा, तो मिल्क 3 पार्ट है और ये वाटर 2 पार्ट है, तो 3 अपॉन दोनों का टोटल 5, ये इसमें मिल्क बन गया। इसमें मिल्क कितना होगा, 15 इंटू 4/5 प्लस 14 इंटू 5/7। यस नो, ये मेरा मिल्क हो गया ऊपर जो मैंने लिखा है। अब नीचे में पानी का रेशो, पानी का वैल्यू लिख देता हूँ। ये 10 लीटर जो है इसमें पानी मेरा मिलेगा 2/5, ये मेरा 15 है, इसमें पानी 1/5, ये मेरा 14 है, इसमें 2/7, है ना। चलिए एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, है ना। चलिए 5 2 ज़ा 10, इधर 5 3 ज़ा 15 और ये मेरा 7 2 ज़ा 14, ये मेरा 5 2 ज़ा 10, ये मेरा 5 3 ज़ा 15 और ये मेरा 7 2 ज़ा 14, ये मेरा 3 2 ज़ा 6 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय बना मेरा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 प्लस 4। तो फाइनली ऊपर आ गया मेरा 10 प्लस 12 22 प्लस 6 28 डिवाइडेड बाय 11। So my answer is 28:11. Is that clear? So I tried my best to explain all these things. So please revise them and make value addition. Thank you so much. Have a nice day.